हरे कृष्णा दोस्तों। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका तो हार्दिक स्वागत है ही, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यदि आप आरपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो भी हिंदी सब्जेक्ट से, तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं खुद 2020 में आरपीएससी की एक सीट हिंदी से ले चुकी हूँ, व्याख्याता बन चुकी हूँ, और जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मेरे नोट्स है, वो सब कुछ मैं इस चैनल पे आपको शेयर करती हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पर अभी सामने दिख रहा है, ये है हमारी पाठ्य पुस्तकें, जो कि हमारे आरपीएससी एग्ज़ाम्स में आएंगी। कक्षा 9 से लेके 12 तक की सारी पुस्तकें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 9 से 12 आएगी आपके सेकंड ग्रेड में, और 11वीं और 12वीं की पुस्तकें आएगी आपके फर्स्ट ग्रेड में। तो सबसे पहले इस चैनल पर कक्षा 12 की पुस्तक करवाई जा रही है, जिस पुस्तक का नाम है अंतरा, और उसका पद्य भाग हम कर चुके हैं और गद्य भाग हम कर रहे हैं, जिसके 5वें अध्याय में हम लोग चल रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पाठ के जो अंदर की चीज़ है वो तो सभी पढ़ते ही हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, वो मैं तरीका आपको बता रही हूँ। जो तरीका मैंने अपनाया था कि कैसे इन पाठों के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए और इन पाठों को हम मजबूत कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ और है, इसी चैनल पे हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, और उसमें एक गज़ब की बात यह है कि जो नोट्स, जिन नोट्स से मैंने एक हिंदी की सीट ली है, वही नोट्स मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ, और उसके बाद मैं उन्हीं नोट्स की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, उस चैनल पर मैं उसे पोस्ट करती हूँ, ताकि बच्चे वहाँ से उसे चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सके या फिर बच्चे उसे लिख सके। और हाँ, एक चीज़ कि जो नोट्स मैं वहाँ प्रोवाइड करवा रही हूँ बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कोई भी चार्ज उसका नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये बात हो कि मैडम अगर वहाँ अपने इतने अच्छे नोट्स दे रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ले रही होगी, जी नहीं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अब गवर्नमेंट दे रही है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं बस यही चाहती थी कि मेरे ये नोट्स बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके। और हिंदी साहित्य में जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं लोग, कहीं रामचंद्र शुक्ल, कहीं नगेंद्र, कहीं सरस्वती पांडे, तो इन सब से बचना पड़े, क्योंकि मेरे नोट्स बहुत ही शानदार है और जानदार है। और जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उन बच्चों को पता है, जो मेरा परिवार मुझसे जुड़ा है उसको पता है कि वो नोट्स कितने अच्छे हैं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो वीडियो के नीचे के जितने भी मेरे वीडियो उनके कमेंट सेक्शन में जाके देख लो कि मेरा परिवार कितना खुश है, मेरे विद्यार्थी कितने खुश हैं, और वो नोट्स कितने जानदार है। आरपीएससी के अब तक के आए हुए सारे प्रश्नों का जवाब आपको इन नोट्स में से मिल जाएगा। कोई बड़ी बड़ी किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, और निःशुल्क मैं इसीलिए उपलब्ध करवा रही हूँ क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि हर बच्चे तक वो नोट्स पहुँचे, हर बच्चा उन नोट्स को पढ़ के अपनी एक सीट ले सके, जो वाकई में तैयारी कर रहा है, दिलो जान से मेहनत कर रहा है। अब देखिए, ये बात हुई नोट्स की। अब हम आते हैं हमारे आज के मूल मुद्दे पर, कि जैसा मैंने आपको बताया कि कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक सबसे पहले हमने ली है, उसका पद्य भाग हम पूरा कर चुके हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं पूरा सिखा चुकी हूँ। मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे पाठ मिल जाएंगे, और उन पाठों को आप जाइए और देखिए। और हाँ, सबसे पहली शर्त, मेरे साथ जुड़े हैं, कॉपी पेन हमेशा लेके बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के ना तो आप स्टूडेंट हैं और ना ही मैं टीचर हूँ, क्योंकि हाथ में कॉपी पेन यानी साधन अस्त्र शस्त्र पूरे चाहिए। बिना अस्त्र शस्त्र के किसी भी युद्ध को जीता नहीं जा सकता। रण क्षेत्र में जाने से पहले सारे साधनों की ज़रूरत है, सारे अस्त्र और शस्त्र की ज़रूरत है। तो अपने हथियार साथ लेके बैठिएगा। कौन कौन से? आपका पेन, आपकी कॉपी, और कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक अगर आपके पास है तो फिर आप उन तीनों हथियारों को साथ लेके बैठिए। दूसरी चीज़, जो मेरा परिवार, जो मेरे विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि मैम ने कह रखा है कि जो पाठ स्क्रीन पे दिख रहा है उसको पहले अपनी अंतरा बुक से, अगर आपके पास बुक है तो उससे पढ़ के आना है,
नहीं है तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए एक एक पाठ, और पूरे पाठ को पूरे बिल्कुल डेडिकेट होके पढ़ना है, बिल्कुल चिंतन मनन करके पढ़ना है, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। फिर ये वीडियो आपको ओपन करना है, बाकी कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सामने जो आपको बुक दिख रही है वो है राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली की बुक, व्याख्या सहित बुक। और इसी में मैंने आपके अभी जो आपके हाथ में बुक होगी कक्षा 12 के अंतरा की, उसके उन हिस्सों को मैंने इसमें ऐड किया है जहाँ से आपके प्रश्न आरपीएससी पूछती है। तो मैं 2 किताबों का अध्ययन एक साथ कराऊंगी, लेकिन मेरी शर्त है पहले आपको पाठ को खुद से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप मेरा वीडियो ओपन कीजिएगा गद्य भाग का। पद्य में ज़रूरत नहीं है, पद्य में मैंने पूरी की पूरी दोनों ही किताबें पढ़ाई है, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर गद्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गद्य के ही प्रश्न हम अक्सर गलत करके आते हैं, क्योंकि मैं भी गद्य भाग के 2 प्रश्न गलत करके आई थी, तो ये मेरा अनुभव है। इसीलिए मैं आपको फोर्स करती हूँ कि जब भी मेरा वीडियो ओपन करे गद्य भाग का, तो आप पहले से पुस्तक का जो पाठ है उसे अच्छे से पढ़ के, चाहे 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ ये चैप्टर मेरे समझ में आ गया, तब तक आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मेरा वीडियो खोलना है, फिर आपको यहाँ से पढ़ना है, फिर हम इसमें लिखेंगे कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, और मैं आपको प्रश्नों की प्रकृति हर वीडियो में बताती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास का वीडियो चल रहा हो वहाँ भी मैं बताती हूँ, और यहाँ भी मैं बताती हूँ। दूसरी चीज़, पिछले वीडियो में जो हिंदी साहित्य का 70वां भाग मैंने कल पोस्ट किया था, वहाँ मैंने आपसे पूछा था कि क्या पाठों के नोट्स आप बना लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास तो मैं करवा ही रही हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही रही है। तो बच्चों ने कहा कि नहीं मैम, दोनों साथ चलाइए, क्योंकि आप पढ़ाते हैं तो हमारी भी किताब हो जाती है, और नहीं पढ़ाते हैं तो फिर हमारी किताबें बंद सी पड़ी है। जैसा कि पिछले 4-5 दिन मैं वृंदावन गई थी तो मैं नहीं ले पाई थी इस वजह से। तो ठीक है, हम एक एक बार करेंगे, लेकिन मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ, कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी नहीं भी पढ़ा पाती हूँ, तो उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ। बाकी ये क्लास कंटिन्यू होती रहेंगी, और सारे बच्चों को आज से हरे कृष्णा राधे कृष्णा, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं जो नमस्ते साथियों करती हूँ तो बेटर है अगर मैं एक बार हरे कृष्णा बोलूँगी, तो शायद पूरे दिन भर में आप भी एक बार हरे कृष्णा ये वर्ड ज़रूर यूज़ में लेंगे। और वैसे भी ये जो शब्द है इसमें बहुत जान है, और मैं व्याख्याता इसी के दम पे बनी हूँ, इसीलिए हम हरे कृष्णा ही करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर किया करें आप मुझसे, या राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, बाके बिहारी, जो भी आपका मन हो, पर ज़रूर मेरे चैनल पे आए, मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो हरे कृष्णा ज़रूर मुझसे करके जाए कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका जो दिन है बहुत ही मंगलमय हो, और ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे, आपकी बुद्धि को स्थिर रखे, और जीवन में खूब प्रगति पर आपको पहुंचाए। तो देखिए, अब हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। पहले हमने पिछला पाठ पढ़ा था, हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार, कि संवदिया पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि संवदिया क्या होता है, कैसे होता है, संदेश वाहक जिसे कहा जाता है। पाठ नंबर 4 था, आज हमारा है पाठ नंबर 5। ठीक है, तो देखिए हमारे पाठ 5 का नाम है भीष्म साहनी। बहुत ही फेमस है, और इनका एक उपन्यास है जो बहुत ही फेमस रहा है, भारत विभाजन की त्रासदी के ऊपर लिखा गया तमस नाम से एक उपन्यास है, जो इसमें भी आएगा, हम पढ़ेंगे। बहुत ही फेमस उपन्यास है तमस। कॉपी पेन लेके बैठिए, जहाँ जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ वहाँ आपको लिखना है, मेरे साथ बनाते हुए चलना है। ठीक है, देखिए अगर आप देखते हैं कि मैं पहले वीडियो देख लूँगा फिर बना लूँगा, नहीं, मेरे साथ के साथ चलिए, एक एक चैप्टर होगा, एक एक बोझ कम होगा। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर, है ना। सबसे पहले लिखेंगे पाठ 5 भीष्म साहनी। ओके, अब हम इनका जन्म लिखेंगे। तो भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी में 1915 में हुआ था, और ये रावलपिंडी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ है रावलपिंडी, लिख लीजिएगा यहाँ, पाकिस्तान। ओके, तो पहली लाइन लिख लो, भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ है, यानी रावलपिंडी अब पाकिस्तान में है, पहले नहीं रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल कहाँ है, पाकिस्तान में। जहाँ मैं बोलूँगी वहीं लिखना है,
बाकी मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये लाइन लिख ली, अब हम पढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए, पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कार्य क्या है? अध्यापन कार्य किया, यानी ये भी टीचर थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में, खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन कार्य किया। अनुवादक, देखिए ये अनुवादक भी रहे, कैसे? विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मास्को में अनुवादक के पद पर कार्यरत रहे। वहाँ रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया, यानी किस भाषा की पुस्तक का अनुवाद किया? रूसी। संपादन क्या क्या किया? नई कहानियों का संपादन किया। प्रगतिशील लेखक तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से संबद्ध रहे। अब देखिए, हमने पहली लाइन में लिखा था इनका जन्म, अब आप दूसरी लाइन लिखिए रचनाएं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ पाठों की दृष्टि से भी। रचना: भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, वांगचू। ठीक है, ये है इनके, क्या है ये? कहानी संग्रह। ये सब इनके क्या है? ये सब इनके कहानी संग्रह। ये वांगचू है, यहाँ बिंदी आ जाएगी, वांगचू। जो क वाली लाइन होती है ना, क ख ग ग, है ना, अड़, वो वाला जो बिंदी वाला, वो वाला, ठीक है ना, ट वाली लाइन वाला नहीं। समझ में आ गया? ये कहानी संग्रह हो गए। अब इनके उपन्यास क्या क्या हैं? जरोखें, कड़ियाँ, तमस, वसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। मैंने आपको बात की थी तमस के बारे में, ठीक है। ये सभी इनके उपन्यास हैं। नाटक कौन कौन से हैं? माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, हानुश। तो कबीरा खड़ा बाजार में और हानुश बहुत ही फेमस है। एक बाल कहानी है, गुलेल का खेल। ये इनकी एक बाल कहानी है और इनका धारावाहिक लेखन है, बूंद बूंद। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है। आगे देखिए, पुरस्कार। तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है और हिंदी में साहित्यिक अवदान के लिए शला का सम्मान इनको मिला है। यानी तमस, यानी भीष्म साहनी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो तमस पर मिला। ओके, और साहित्यिक अवदान के लिए कौन सा सम्मान दिया गया? शला का सम्मान दिया गया। तो ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। ओके, आप देखो, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पिंक पिंक पेज, ये मैंने आपकी कक्षा 12 अंतरा की पुस्तक में से लिया है, जो अभी हमारे विद्यालय में इस सत्र में चल रही है। मैं वही पेज इसमें ऐड कर रही हूँ जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। और मैं वही बता रही हूँ, इसीलिए आप भरोसा रखें, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताऊँगी। इतना तो आप, अगर मैं आपको निःशुल्क सामग्री प्रोवाइड करवा रही हूँ तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अक्सर देखो ये हो जाता है, मानव मन है, बिल्कुल होता है। जब मैं भी पढ़ती थी तो मुझे भी आ जाता था। पैसा देके सब करते हैं तो भी हमारे मन में एक दुख आता है कि ये तो पैसा देके पढ़ा रहा है, फ्री में क्यों नहीं करता। ठीक है, कोई फ्री में करता है तो भी हमारा मन है, और ये एक नॉर्मल बात है, कोई दोषारोपण नहीं कर रही हूँ, आ जाता है कि ये फ्री में क्यों कर रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट इसको भी होगा। तो देखिए, ये मन है हमारा, लेकिन ईमानदारी से मैं हरे कृष्णा करती हूँ आपसे, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। बस मैंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत ही मुश्किलों से ये सीट पाई है, तो उस संघर्ष को मुझे पता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है, कैसे तैयारी करता है, कितनी कितनी परेशानियाँ आती है ना। एक औरत तो हुई, साथ में एक माँ भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि औरत की ज़िंदगी की समस्या और साथ ही पुरुषों के जीवन की समस्या भी मुझे पता है। इसीलिए ये सारा मैटर आप तक पहुँचे, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अनावश्यक आप इधर उधर फालतू में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपनी गाएंगे, दूसरे जो है वो अपनी गाएंगे। बिना मतलब का था मैटर, बिना मतलब की इतनी किताबें हम लाइब्रेरी बना देते हैं, कट्टे के कट्टे घर पे पड़े रहते हैं हमारे,
और लगता है कि कुछ नहीं हुआ। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट आप तक पहुंच पाए और बस उन्हें पढ़ के आप पास हो जाएं, क्योंकि विद्वान हमें बनना नहीं। तो आप भरोसा रखिए कि जितना मैं आपको बता रही हूँ ना वो बहुत है। दिमाग पे लोड मत रखिए कि मैडम ने हमको तो शॉर्ट नोट्स करा दिए, अंदर का पाठ नहीं पढ़ाया, अब अंदर क्या होगा पता नहीं, और उससे भी कुछ। ये जो और होता है ना, और इसकी कोई सीमा नहीं है। आप इस और को दैनिक जीवन में भी उतार लीजिए तो भी इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये जो और पाने की चाह है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। हम और के चक्कर में जिस छोर पे हम बैठे हैं उसको भी हम नहीं पकड़ पाते, और दिक्कत ये हो जाती है कि उस और के चक्कर में जितना हमारा छोर है, जितना हमने पकड़ा है वो भी छूट जाता, वो भी हमें पता नहीं होता। और एग्ज़ाम के बाद हमें पता चलता है कि जो मेरे पास था वो इतना संतुष्टिप्रद था कि मैंने अगर उतना भी कर लिया होता तो शायद आज मुझे रोना नहीं होता। तो विश्वास रखिए मेरी बात पर कि जितना मैटर अब तक मैंने प्रोवाइड करवाया है और जितना मैं अभी करवाऊंगी, अगर आप बराबर साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, तो आप लिख लीजिएगा कि हिंदी में एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करके आएंगे। मैं आपको सिर्फ कह सकती हूँ, अब मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। बाकी बात मेरी 100% सत्य है, क्योंकि ये मैं नहीं, अनुभव बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो पेज है ये आपके अंतरा बुक का है। आप देखो इस पेज को लेने का उद्देश्य क्या है। ये अंतरा बुक का चैप्टर है कि मूल भाव क्या है। ये मूल भाव यानी पूरे पाठ में जाने से पहले आगे इसका क्या मूल भाव है, पाठ के अंदर है क्या, हमें वो पता होना चाहिए। और आरपीएससी जो प्रश्न बनाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं या धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और खुद से भी बनाने लग जाए, तो हमेशा इस मूल भाव पे ज़रूर जाइए, यहीं से ज़्यादातर प्रश्न बनेंगे। जीवन परिचय, ये वाला पाठ और आपके शब्दार्थ, ये 3 ऐसे हिस्से हैं जो पद्य हो या गद्य हो, किसी भी पाठ का हमेशा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो अपने पास रखा हुआ अगर टेबल पे पुराना पेपर पड़ा हो, यदि आपने मेरे वीडियोस सुने हैं अच्छे से समझे हैं, तो हर उस बच्चे ने अपनी टेबल पे इस वक्त आरपीएससी का सिलेबस जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और उसका पुराना प्रश्न पत्र जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर उसकी टेबल पे होगा। अगर ये 2 चीज़ें आपकी टेबल पे नहीं है तो फिर आप कभी पास नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, ये मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आरपीएससी ने लिए हैं, चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मेरे वीडियो के साथ साथ जहाँ बैठ के आप देख रहे हो, अगर आपकी टेबल पे वो 2 चीज़ें नहीं है तो फिर आप भूल जाइए कि आप इस एग्ज़ाम में कभी पास भी होंगे। और जिन बच्चों के पास ये है वो पुराना पेपर उठाओ और उसमें देखो कि ये 3 चीज़ें, जीवन परिचय, पाठ का मूल भाव और शब्दार्थ, इन तीनों से ही आपको 100% प्रश्न मिलेंगे। अगर आपको मिल जाते हैं प्रश्न तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात कितने प्रतिशत आपको सत्य लगी, उसके बाद ही आप मेरी बात मानिएगा। ठीक है, अब आगे देखो, पाठ में अंदर जाने से पहले पाठ क्या कहना चाहता है वो हम देखेंगे। ठीक है, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, हमारे पाठ का नाम भी यही है और इसके राइटर है भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। सबसे पहला प्रश्न आपका आरपीएससी बनाती है यहाँ से कि गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, यह रचना किसकी है? भीष्म साहनी की है। समझ में आ गया? अब दूसरा प्रश्न बनेगा, लिख लेना जो मैं बोल रही हूँ। दूसरा प्रश्न, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, इनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, बस। ये हो गया आरपीएससी के प्रश्न पूछने का तरीका। हर पाठ में, हर चैप्टर में, यहाँ से तो ज़्यादा जोर आ रहा हो बनाने में कि मुझसे तो लिखा ही नहीं जाता, मैं तो नहीं लिख रही, मैं तो भले 4 बार पढ़ लूँगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेरे वीडियो को सुन तो लेते हैं, देख तो लेते हैं,
लेकिन लिखते नहीं हैं, मुझे अच्छे से पता है। और मैं और बता दूँ, वो पास भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ जो शॉर्ट करवा रही हूँ उसके अंदर भी अगर आप शॉर्टकट और ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और फिर आप वो सीट पाना चाहते हैं कि आपको पता है कि कितनी टफ है, ठीक है ना। कुछ ना लिख पाओ मेरे भाइयों और बहनों, तो पाठ के जीवन परिचय में उसका जन्म, उसकी रचनाएं, उसको कहाँ कहाँ पुरस्कार मिला, और उसके पाठ में उसका जो मूल भाव है, उसमें वो जो रचना है वो किसकी है और वो रचना कहाँ से ली गई है, और इतना तो लिख लेना। ज़्यादा नोट्स नहीं बनते, इतना तो लिख ही लेना। मैं फिर कह रही हूँ, जिन बच्चों को बहुत ज़ोर आता है, मुझे पता है लिखने में बहुत ज़ोर आता है बच्चों को, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत में ही सबसे ज़्यादा जोर होता है, तभी तो आप पढ़ रहे हो। अगर मेहनत में जोर नहीं आता तो आप मेरी तरह पढ़ा रहे होते अभी, है ना। देखिए ये सब मैंने किया है, मैं यूं ही आपको नहीं कह रही हूँ, एक एक पॉइंट मैंने मेरे हाथों से लिखा है। यदि ये किताबें चेंज नहीं होती तो फिर मैं पुरानी किताबों के मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करवाती, जो मैंने खुद ने मेरे हाथों से बनाए। 102 चैप्टर थे उस वक्त भी, 102 106 के करीब, 11वीं और 12वीं की किताबों के, कम नहीं थे उस वक्त भी। तो इतने चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए इन किताबों के, 9वीं से 12वीं के। तो मैंने भी ये सब किया है, इसीलिए मैं आपको इतना भला बुरा कह जाती हूँ। और इतना भला बुरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ, मैं खुद व्याख्याता बन गई तो मैं आपकी तौहीन कर रही हूँ, ऐसा मेरा कोई मानस नहीं है। बस मैं इसीलिए कि मेरी कुछ चुभती हुई बातें अगर आपको चुभ जाए ना, तो फिर क्या है ना कि आपका जीवन बन जाएगा, इसीलिए मैं कुछ चुभती हुई बातें कहती हूँ। बस ये इतना सा मेरा मंतव्य है, बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सीट मिल गई तो मुझे कुछ घमंड आ गया इसीलिए मैं आपको हर कुछ कह रही हूँ, कि नहीं। मेरी अगर एक भी बात आपको चुभ गई और अगर आपका जीवन बन गया, तो उससे बड़ी बात ना तो मेरे लिए कुछ होगी ना आपके लिए कुछ होगी। तो जिसको जोर आता है वो कम से कम जन्म लिख ले, उसकी मृत्यु कब हुई लिख ले। और हाँ, मैं एक लाइन लिखवाना भूल गई, मृत्यु से याद आया कि भीष्म साहनी की मृत्यु 2003 में हुई है ना, अभी हुई है 2003 में, लिख लीजिएगा, ये पॉइंट भूल गए थे हम। और उसके बाद पाठ किसका है, ये राइटर का नाम लिख के, और वह किसमें से लिया गया, तो देखो अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि आज के अतीत जो है ये क्या है, इसकी विधा क्या है, आत्मकथा है। मैंने आपको हजारों बार कहा है, विधा जरूर याद रखनी है आपको, ठीक है। आत्मकथा क्या है, विधा, सॉरी आज के अतीत क्या है की विधा क्या है, आत्मकथा है, ठीक है। हो गया, बस आगे देखते हैं। अब देखो, ये तो है आत्मकथा, यानी इनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, ठीक है, लेकिन जो कि एक संस्मरण है। ध्यान से समझना मेरी बात, प्रश्न पूछने की प्रकृति पर उसका उत्तर डिपेंड करेगा। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा वैसे ही उत्तर देना है। आज के अतीत क्या है, आत्मकथा है। आज के अतीत क्या है, आत्मकथा। लेकिन गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, ये क्या है, ये एक संस्मरण है। क्या है ये, संस्मरण। अब आप सोच रहे होंगे कि संस्मरण आत्मकथा तो दोनों विधाएं अलग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इनका मतलब है कि ये आत्मकथा संस्मरण है, ठीक है। परीक्षा में देगा तो पूरा देगा, या तो आत्मकथा ही देगा या फिर संस्मरण ही देगा। एक बात हमेशा याद रखना, आरपीएससी पहले ही विवादित प्रश्नों के बोझ के मारे बहुत ज़्यादा दबी हुई है, इसीलिए वो कभी जानबूझ के कोई विवादित प्रश्न नहीं देगी, है ना, कभी नहीं देगी। क्योंकि जहाँ पर वो सीधे प्रश्न देती है वहीं पर आपत्तियाँ वैसे ही बहुत लगती है, खूब बच्चे लगाते हैं, आपको पता है। तो फिर इतनी पागल नहीं है कि वो विवादित प्रश्न पहले से देगी। या तो परीक्षा में आपके ऑप्शंस में आत्मकथा ही आएगा, या फिर संस्मरण ही आएगा, या फिर आत्मकथा संस्मरण सीधा आ जाएगा, इसीलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो, इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया। अगली लाइन ये लिख लो कि ये जो इनकी आत्मकथा है आज के अतीत, इसमें क्या है
किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अनुभवों का स्मृति के आधार पर वर्णन। अब देखो अब क्या है, सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ और फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को इन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। लिख लो इस लाइन को, ये मूल भाव है, यहीं से प्रश्न आएगा, इसको तो लिख ही लेना। मैं बार बार कह रही हूँ, घोट के पी जाना इसको, बिल्कुल घोट के, हर पाठ के मूल भाव को, ठीक है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ और फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए। किसने व्यतीत किए या ये चंद पल? खुद भीष्म साहनी ने, ठीक है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत ही रोचक, सरस, पठनीय बन पड़ा, क्योंकि भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतरराष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते हैं। ये हमारा मूल भाव था। अब देखिए हम पाठ पर आते हैं। पाठ आप पहले से पढ़ के आए हैं, बिल्कुल मैं यही उम्मीद करती हूँ कि पहले आपने पाठ पूरा पढ़ा है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, नहीं तो बंद कर दीजिए, पाठ पढ़ के आइए, फिर इस वीडियो को खोलिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम आप हमें वही बुक पढ़ाओ जो NCERT की है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, ये मतलब यही है कि टाइम वेस्ट करना है। यहाँ पर अगर मैं वो पाठ चलाने लगी ना तो आपका इतना टाइम वेस्ट होगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो आधे घंटे या 45 मिनट से ज़्यादा होते ही वैसे भी बोर होता है। और मुझे पता है जहाँ मैं कुछ अच्छी चीज़ बताने लगती हूँ ना पाठ के अलावा, बच्चे वैसे ही मेरे वीडियो को आगे कर करके देखते हैं, पूरा वीडियो तो सुनते भी नहीं है। पूरा वीडियो सुनने से आपको 2 बातें सही मिलेगी। तो मुझे पता है कि जहाँ मैं आपसे बात करने लग जाती हूँ ना पाठ के अलावा, वहाँ आप मेरे वीडियो को स्किप कर करके आगे कर करके देखते हैं। आपको सिर्फ नोट्स बनाने होते हैं, आपको ये नहीं जानना होता है प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, या फिर मैडम और भी कुछ बता रही है, नहीं जानना होता है, मुझे पता है। तो जब इतने से वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हो तो फिर कहाँ पाठों के साथ आप बन पाओगे। बेटर है पाठ खुद से पढ़ो, टाइम कम खराब होगा, उसके बाद सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये मेरी सलाह है आपको, आप यदि मानना चाहे तो। अब देखो, गांधी, नेहरू, यासेर अराफात, भीष्म साहनी, विदा लिख लो, आत्मकथा, उसमें भी क्या है संस्मरण। देखो ये आ गई ना ये चीज, यहाँ पे ये बताई थी मैंने आपको। वैसे तो पाठ की मूल संवेदना हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित संस्मरण गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। लेखक ने किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया। इस वाली पुस्तक में भी यही लिखा है, लेकिन मैंने अंतरा को फिर भी लिया ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि पेपर तो हमारा अंतरा से बनेगा, NCERT से, फिर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो। मैं आपको और बता दूं, ये भी NCERT ही है, ठीक है, और वो अंतरा भी NCERT है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा मैडम NCERT पढ़ाइए, तो मेरे भाइयों बहनों ये NCERT ही पढ़ा रही हूँ मैं, दोनों किताबें NCERT है, ठीक है। जहाँ एक और गांधी और नेहरू के साथ बिताए निजी क्षणों का मार्मिक उल्लेख है, वहीं यासेर अराफात के साथ बिताए निजी क्षणों को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मूल्यों में देखा जा सकता है। गांधी जी, लेखक का गांधी जी के साथ पहला अनुभव। लेखक अपने भाई के साथ सेवाग्राम आया था। लिख लीजिए, लेखक सेवाग्राम किसके साथ आया था? भाई के साथ। वहीं पर गांधी जी से उनकी पहली मुलाकात हुई, यानी गांधी जी से लेखक की पहली मुलाकात कहाँ हुई? सेवाग्राम में हुई। लिख लीजिए, लेखक ने जैसा चित्रों में देखा था वह हूबहू वैसे ही लग रहे थे। तेजी से चलते हुए लेखक से धीमे स्वर में हंसते हुए बातचीत कर रहे थे। सेवाग्राम का वातावरण। लेखक 3 सप्ताह तक सेवाग्राम में रुका। लिख लो, कितने सप्ताह तक? 3 सप्ताह तक। रोज शाम को प्रार्थना होती थी। वहाँ का वातावरण देशभक्तिपूर्ण था। कस्तूरबा गांधी लेखक को अपनी माँ जैसा प्रतीत होती थी। कौन थी ये? गांधी जी की पत्नी थी। लेखक को वहाँ कई देशभक्तों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ।
लेखक को वहाँ कौन कौन से देशभक्त मिले सेवाग्राम में? लिख लो। पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू। लिख लो, क्योंकि 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कौन सा नहीं था। रोगी बालक और गांधी। आश्रम के किनारे एक खोखे में रहने वाले बालक के पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। वह निरंतर गांधी जी को बुला रहा था। बापू ने उसका फूला हुआ पेट देखा, सारा माजरा समझ गए। इसने गन्ने का रस अधिक मात्रा में पी लिया। बापू ने उसे तब उल्टी कराई जब तक उसे आराम नहीं आया। इस प्रकार के तपेदिक के मरीज की देखभाल और उसका हालचाल भी लेते रहते थे। अब आपको प्रश्न दूसरी प्रकृति क्या होगी वो बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बापू ने उसका फूला हुआ पेट देखा, सारा माजरा समझ गए कि गन्ने का रस अधिक मात्रा में पी लिया। ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ठीक है, ये एक तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा कि बच्चे ने बहुत सारा गन्ने का रस पी लिया था, तब उसे उल्टी कराई गई जब तक कि उसे आराम नहीं मिला। तो यह कार्य किसके द्वारा किया गया? तो फिर ऑप्शन में दिया जाएगा गांधी, नेहरू या यासिर अराफात। तो आंसर होगा गांधी। तो इस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति पाठों के बीच में से पूछी जाती है। ठीक है, कि ये कार्य किसने किया या फिर ये शब्द किसके है। अब आगे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू का व्यक्तित्व। नेहरू जी का व्यक्तित्व उदार, विनम्र और सरल स्वभाव था। वे देर रात तक काम करते, सुबह चरखा काटते थे। हर विषय पर उनकी पकड़ मजबूत थी। नेहरू जी के हृदय में सभी के लिए सम्मान की भावना थी। हर व्यक्ति के साथ नरमी से पेश आते। उदाहरण के लिए कैसे? जब लेखक ने वार्तालाप के बहाने उन्हें अनदेखा करते हुए अखबार नहीं दिया, तब कुछ देर चुप खड़े रहने के बाद नेहरू जी ने विनम्रता से कहा, यदि आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? लिख लीजिए ये लाइन। अब प्रश्न पूछने की प्रकृति देखिए, कैसे प्रश्न पूछा जाता। यदि आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? यह किसने किससे कहा? तो यह नेहरू जी ने किससे कहा? भीष्म साहनी से कहा। इस तरीके से आपसे पाठ के बीच में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपको पाठ को पढ़ने के लिए इतनी बार कहती हूँ। यह वाक्य पंडित जी के बड़प्पन का सूचक है। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, और किसने किससे कहा वो भी लिख लीजिएगा। धर्म के प्रति नेहरू जी के विचार। धर्म के प्रति नेहरू जी के विचार उदार थे। उनका मानना था कि अमीर गरीब के भेदभाव के बिना ईश्वर के आराधना का अधिकार सभी को है। वे धर्म के संकीर्ण रूप के खिलाफ थे। यासिर अराफात। यासिर अराफात का आतिथ्य प्रेम। आमंत्रण मिलने पर लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में ट्यूनिस गया हुआ था। यहाँ लिख लीजिए पॉइंट कि अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ? ट्यूनिस में हुआ। कौन गया? भीष्म साहनी गया। क्यों गया? इनविटेशन आया था। किसने दिया? यासिर अराफात ने दिया। देखो कितने प्रश्न बन गए। ठीक है, जब भी पाठ पढ़ो प्रश्न अपने आप बनते जाएंगे। जरूरी नहीं कि सब लिखो, ठीक है, पर अपने आप उसे पढ़ो ही वैसे ही, प्रश्नों की दृष्टि से ही पढ़ो उसे। राजधानी पहुंचने पर यासिर अराफात अपने 2 एक साथियों के साथ उनकी अगवानी करने के लिए स्वयं आए। खाने की मेज पर स्वयं फल छील छील कर खिला रहे थे और शहद की चाय भी बनाई। ये पॉइंट लिख लो। खाने की मेज पर स्वयं फल छील छील कर खिला रहे थे और शहद की चाय भी बनाई। किसने बनाई? पता समझ में आ रहा है कुछ? किसने बनाई थी? यासिर अराफात ने बनाई थी। किसके लिए? भीष्म साहनी के लिए। जब लेखक हाथ धोने गुसल खाने गया तो अराफात स्वयं तौलिया लेकर बाहर खड़े हो गए। ये घटनाएं उनके आतिथ्य प्रेम को दर्शाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना, और किसने किसके लिए क्या किया वो भी। गांधी जी के बारे में अराफात के क्या विचार थे? अब ध्यान से देखिए। अराफात कहते थे गांधी जी अहिंसक आंदोलन के जन्मदाता थे, ये हमको पता ही है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि थी।
फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये को अहिंसक आंदोलन द्वारा समाप्त करने में अराफात ने गांधी जी को अपना आदर्श माना। अराफात गांधी जी को भारत का ही नहीं वरन अपना भी नेता मानते थे। ये लाइन लिख लो। कैसे लिखोगे? प्रश्न बना के। गांधी जी को भारत का ही नहीं वरन अपना नेता भी कौन मानते थे? यासेर अराफात मानते थे। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पाठ जरूर पढ़ना। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। वैसे तो ये प्रश्न और उत्तर इस तरीके से तो कक्षाओं में पूछे जाते हैं 11वीं 12वीं में, पर कुछ जानकारी के कुछ डिटेल से कुछ हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। और ये जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ उससे जो आपने डिटेल पढ़ी है तो वो डिटेल भी आपकी रिकॉल हो जाएगी, वापस रिवीजन हो जाएगा। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार उनके व्यक्तित्व की किस खूबी को दर्शाता है? गांधी जी बहुत ही दयालु सहृदय थे। रोगियों की सेवा करना वो अपना धर्म समझते। बालक के पेट में जब असहनीय दर्द हो गया तो वह सिर्फ बापू को ही बुलाने की बात कर रहा था। बापू के स्नेह और सेवा से वह ठीक हो गया। गांधी जी रोगियों की मनस्थिति को भांपकर उनसे प्रेम का व्यवहार करते थे। जिन रोगियों के पास लोग जाने से कतराते थे, जैसे तपेदिक का रोगी, वे स्वयं उनके पास जाते और देखभाल करते थे। इन उदाहरणों से गांधी जी के उच्च व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और समर्थन भरा क्यों था? साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थी, उन्हें अपने में मिलाना चाहती थी। भारत स्वयं फिलिस्तीन की तरह साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्याय का शिकार करता था। इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के साथ वह सहानुभूति रखता। भारतवासी फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे। उन्हें भी आंदोलन के लिए समर्थन देना चाहते थे। इसी संघर्ष में यासेर अराफात ने गांधी जी को अपना क्या माना? आदर्श माना। ठीक है, अब देखो ये सप्रसंग व्याख्या है, पर हम पढ़ेंगे ताकि जो पढ़ा हुआ पाठ है वो रिकॉल हो जाए। मैं साथ चलने लगा, मुझे सूझ गया, वैसे ये आपके आता नहीं है ऐसे, ये 12वीं 11वीं के बच्चों के, लेकिन पाठ जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन हो जाए, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम गांधी, नेहरू, यासेर अराफात, लेखक भीष्म साहनी। और इन पंक्तियों में गांधी जी के साथ बिताए अपने निजी क्षणों का उल्लेख किया, सेवाग्राम में बिताए दिनों और गांधी जी के साथ प्रथम अनुभव को दर्शाया। किसने? भीष्म साहनी ने। लेखक गांधी जी की एक झलक देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए प्रातः ही उनकी टोली में सम्मिलित हो जाता है। लेखक भीड़ में एक दो लोगों को पहचान लेता है। वह सबकी आंख बचाकर गांधी जी को निहार रहा था। उनके सरल स्वभाव से वह प्रभावित था। गांधी जी की धूल भरी चप्पल इस बात का परिचायक थी कि वो इतने प्रसिद्ध होने पर भी अपनी ओर ध्यान नहीं देते, एक साधारण जन की तरह रहते थे। अब देखिए शब्दार्थ है, चैप्टर पूरा हो गया, शब्दार्थ कर लेते हैं। गोंडा है ना, क्या होता है? गांडा सॉरी, जो गांडा होता है ना, ऊपर चंद्र बिंदु है। बाजू और गले में पहना जाने वाला एक ताबीज या काला धागा। प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा। घुप यानी गहरा या घोर। झिंझोड़ कर पकड़कर जोर से हिलाना। पालथी बैठने का एक आसन जिसमें दाहिने और बाएं पैरों के पंजे क्रम से बाईं और दाईं जांघ के नीचे दबे रहते हैं। चीवर वस्त्र, पहनावा, बौद्ध भिक्षुओं का ऊपरी पहनावा। क्षोभ यानी रोष युक्त या असंतोष। रुग्ण बीमार या अस्वस्थ। दिक तपेदिक यानी तपेदिक की बीमारी। लब्ध प्रतिष्ठ यानी प्रसिद्धि प्राप्त या यश अर्जित करना। एक बात ध्यान रखना, कितनी बार शुद्ध शब्द आता है उसमें लब्ध प्रतिष्ठित भी लिखा होता है, लेकिन शुद्ध शब्द ये होता है लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता।
ठीक है। अभ्यर्थना, प्रार्थना और निवेदन। दत्त चित्त, जिसका मन किसी कार्य में अच्छी तरह लगा हो, जैसे कि अभी आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हो और पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ा, यानी दत्त चित्त होकर पढ़ना, एकाग्र होकर पढ़ना। तो ये चीज़ फॉलो कर लेना भाई, आपके पाठ में भी आइए। लरजना यानी कांपना, हिलना डुलना, कप कपी। नज़रसानी यानी पुनर्विचार करना, पुनरीक्षण करना, नज़र डालना, नज़रसानी। सदर मुकाम, राजधानी को कहते हैं। आँखों में चमक आना, प्रसन्न होना। हाथ पैर पटकना, बेचैन होना, तड़पना। पेट पालना, गुजारा करना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। आंखें गाड़ना, एक जगह नज़र टिकाना, ठीक है। पुलक उठाना, प्रसन्न हो जाना। घेर लेना, अपनी ओर कर लेना। तिल मिला उठना, कष्ट या पीड़ा से विकल हो जाना। एक नज़र देखना, अवलोकन करना, ध्यान से देखना। चल बसना, दिवंगत हो जाना, मृत्यु हो जाना। ये हमारा पाठ हो चुका। कल हम इससे आगे वाला पाठ पढ़ेंगे, पाठ संख्या 6, जो आप लोग पहले से पढ़ के आएंगे। बिना पढ़े कुछ समझ नहीं आता है। और पाठ संख्या 6 कौन सी है? तो अगला पाठ है असगर वजाहत का, जिसमें 4 अलग अलग छोटी छोटी कथाएं हैं। शेर, पहचान, 4 हाथ और साजा। तो आपको असगर वजाहत का पढ़ना है, ये वाला पाठ, असगर वजाहत, ये पाठ पढ़ना है आपको। पाठ संख्या 6 पढ़ के आना है, उसके बाद ही इस पर आना, ठीक है। ये पाठ पढ़ के आ जाना, कल हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।